सुबह का वक्त था। छोटे से कस्बे की हवा में चाय की खुशबू घुली हुई थी। सड़क किनारे रामू की छोटी सी चाय की दुकान पर हमेशा की तरह हलचल थी। वहीं लकड़ी की बेंच पर दो दोस्त बैठे थे, श्याम और इमरान। श्याम ने कप उठाकर एक घूंट लिया और बोला, अबे इमरान, तू रोज इतनी देर से क्यों आता है? देख, चाय तो ठंडी हो गई। क्या करूं यार, सुबह दुकान खोलनी थी, ऊपर से बाबा की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती। श्याम, अरे चाचा को क्या हुआ? इमरान, कुछ खास नहीं, बस बहुत थक जाते हैं, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। तू बता, स्कूल में क्या हाल है? श्याम ने गहरी सांस ली। क्या बताऊं दोस्त, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं, मगर स्कूल की छत से पानी टपकता रहता है। कल बारिश हुई तो 3 क्लास बंद करनी पड़ी। इमरान, 5 साल से यही सुन रहे हैं। नेता लोग आते हैं, वादे करते हैं, वोट लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। श्याम, और इस बार फिर वही दुर्जन यादव आने वाला है, पूरे कस्बे में रैली निकाल रहा है। इमरान, आने दे, इस बार भी जवाब मिलेगा। श्याम हंस पड़ा। बिल्कुल मिलेगा। पिछली बार याद है, तू और मैं दोनों ने मिलकर उसकी रैली रोक दी थी। इमरान, कैसे भूल सकता हूं, उसका चेहरा देखने लायक था। दोनों की हंसी सुनकर चाय बना रहा रामू भी मुस्कुरा दिया। सच कहूं बेटा, तुम दोनों को देख के दिल खुश हो जाता है। हिंदू मुसलमान नहीं लगते, 2 सगे भाई लगते हो। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, भाई ही हैं रामू भैया। इमरान ने भी सिर हिलाया। खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता उससे भी गहरा है। इतने में दूर से एक जीप धूल उड़ाती हुई आती दिखाई दी। जीप पर बड़ा सा पोस्टर लगा था, दुर्जन यादव। श्याम ने इमरान की तरफ देखा। देख, आ गया तेरा नेता। इमरान, मेरा नहीं, किसी का भी नहीं, वो सिर्फ अपना नेता है। जीप दुकान के सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला और नीचे उतरा दुर्जन यादव। उसके साथ कई आदमी भी थे। दुर्जन यादव, अरे श्याम बेटा, इमरान बेटा, कैसे हो दोनों? श्याम, ठीक है। दुर्जन यादव, सुना है पिछली बार तुम दोनों ने मेरी रैली रोक दी थी, बड़े हिम्मती हो, मुझे ऐसे ही नौजवान चाहिए। इमरान, हिम्मत नहीं नेताजी, सवाल था जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। दुर्जन यादव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, जवाब मिलेगा बेटा, इस बार पक्का वादा है। श्याम, पक्का वादा पिछली बार भी था। एक पल के लिए दुर्जन यादव का चेहरा सख्त हो गया, मगर अगले ही पल उसने मुस्कान ओढ़ ली। फिर वो अपने आदमी के पास झुककर धीरे से बोला, इन दोनों की दोस्ती को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पूरा कस्बा हमारे खिलाफ हो जाएगा। उसका आदमी कान के पास फुसफुसाया, एक आसान तरीका है नेताजी, धर्म का नाम ले लो, ये दोनों खुद ही बंट जाएंगे। दुर्जन यादव, हां, यही करना होगा। कुछ देर बाद जीप वहां से चली गई। श्याम और इमरान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इमरान, तूने देखा, उसकी आंखों में कुछ अजीब था। श्याम, हां, जैसे कोई चाल सोच रहा हो। इमरान, जो भी हो, जब तक हम साथ हैं कोई कुछ नहीं कर सकता। श्याम ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। साथ हैं, हमेशा। पास खड़ा रामू यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रामू मन ही मन, हे भगवान, इन दोनों की दोस्ती हमेशा ऐसी ही सलामत रहे। उसी रात का सन्नाटा था। दुर्जन यादव अपने बड़े से बंगले में बैठा था। दुर्जन यादव ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, आ गए वो लोग? उसका आदमी बोला, जी नेताजी, एक साधु और एक मौलवी, दोनों बाहर इंतजार कर रहे हैं। दुर्जन यादव ने पूछा, कितने में मान गए? आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, साधु 2 लाख में और मौलवी 2.5 लाख में। दुर्जन यादव ठहाका मारकर हंस पड़ा, वाह, इतने सस्ते में बिक गए। ठीक है, काम शुरू करो। कमरे की रोशनी दरवाजे तक फैल रही थी और उसी रोशनी में 2 परछाइयां दिखाई दीं, एक भगवा कपड़ों में, दूसरी सफेद टोपी में। अगली सुबह कस्बे की गलियों में हल्की धूप उतर रही थी। चिड़ियों की आवाज और रसोई से आती रोटियों की खुशबू से हर घर जाग रहा था। उसी वक्त श्याम के घर का दरवाजा धीरे धीरे खटखटाया गया। श्याम की मां कमला ने आकर दरवाजा खोला। कौन है? दरवाजे के सामने भगवा कपड़ों में एक साधु खड़ा था, लंबी दाढ़ी, हाथ में कमंडल। साधु ने सिर झुकाया, माताजी प्रणाम, एक भूखा साधु हूं, अगर थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कमला का दिल पिघल गया। अरे बाबा, यह भी कोई पूछने की बात है, आइए अंदर। साधु धीरे धीरे घर के अंदर आया। अंदर कमरे में श्याम बैठा था। श्याम ने उठकर हाथ जोड़ दिए। प्रणाम बाबा। साधु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। जीते रहो बेटा। थोड़ी देर बाद कमला एक थाली में गरम खाना लेकर आई। बाबा,
थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, घर पवित्र हो जाएगा। साधु खाने लगा। फिर अचानक साधु ने गहरी सांस ली। माता जी, आपका बेटा बहुत नेक है, मगर एक बात है जो मुझे रात भर सोने नहीं दे रही। कमला घबरा गई। क्या बात है बाबा? साधु ने आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी गहरे ध्यान में हो। कल रात भगवान ने मुझे एक इशारा दिया। इस कस्बे में एक पवित्र जगह है जहां सालों से भगवान राम की मूर्ति मिट्टी के नीचे दबाई गई है। श्याम चौंक गया। कहां बाबा? साधु ने धीरे से आंखें खोली। मुस्लिम मोहल्ले की पुरानी दरगाह, उसके ठीक नीचे। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। श्याम, बाबा, यह कैसे हो सकता है? साधु, बेटा, इतिहास बहुत गहरा होता है। जब बाहर से लोग इस धरती पर आए थे, तब कई मंदिर तोड़े गए। हमारे भगवान को मिट्टी में दबा दिया गया। वह मूर्ति आज भी वहीं है, इंतजार कर रही है। कमला के हाथ अपने आप जुड़ गए। हे भगवान! साधु ने धीरे से एक और बात जोड़ी। और तुम्हारा वो दोस्त इमरान, उसकी दरगाह के नीचे ही हमारे प्रभु राम दबे हुए हैं। श्याम का दिल जैसे एक पल को रुक गया। बाबा, इमरान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। साधु ने गहरी नजर से श्याम को देखा। दोस्ती और धर्म दोनों अलग रास्ते होते हैं बेटा। दोस्ती बाद में आती है, पहले भगवान आते हैं। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तू अपने भगवान को मिट्टी में दबा रहने देगा? श्याम के होंठ सूख गए। वह कुछ बोल नहीं पाया। कमला की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, बाबा सही कह रहे हैं, भगवान सबसे पहले होते हैं। साधु धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूं, लेकिन बेटा, ज्यादा देर मत करना, भगवान ज्यादा इंतजार नहीं करते। वो बाहर निकल गया। श्याम दरवाजे पर खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। उसी वक्त कस्बे के बाजार में इमरान की छोटी सी दुकान खुल चुकी थी। वो सामान सजा ही रहा था कि तभी एक बुजुर्ग मौलवी वहां आकर रुके। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और सिर पर सफेद टोपी। मौलवी ने नरम आवाज में कहा, बेटा इमरान, अस्सलामु अलैकुम। इमरान मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब, आइए बैठिए। मौलवी बैठ गए। कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, एक बहुत जरूरी बात कहनी है। इमरान ने पूछा, फरमाइए। मौलवी थोड़ा झुककर धीमी आवाज में बोले, तुम्हारी पुरानी दरगाह, उसे खतरा है। इमरान चौंक गया। खतरा? कैसा खतरा? मौलवी ने कहा, पड़ोस की हिंदू कॉलोनी के कुछ लोग जल्द ही दरगाह तोड़ने आने वाले हैं। इमरान हल्का सा हंस पड़ा। मौलवी साहब, यह नहीं हो सकता। वहां मेरा दोस्त श्याम रहता है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मौलवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, वही श्याम इस सबका अगुवा है। इमरान का चेहरा एकदम सख्त हो गया। नहीं, यह झूठ है। मौलवी ने शांत आवाज में कहा, अगर यकीन नहीं है तो अभी फोन करके पूछ लो। इमरान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे मोबाइल उठाया और नंबर मिलाया। फोन बजा। दूसरी तरफ से श्याम की आवाज आई, हां इमरान। इमरान ने गहरी सांस ली। एक बात पूछनी है और सच सच जवाब देना। क्या तुम लोग दरगाह तोड़ने की सोच रहे हो? फोन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर श्याम बोला, इमरान, आज सुबह एक साधु आए थे। उन्होंने बताया कि दरगाह के नीचे भगवान राम की मूर्ति दबी है। इमरान ने पूछा, तो? श्याम की आवाज भारी हो गई। तो हमें वो मूर्ति निकालनी होगी, ये मेरे धर्म का सवाल है। इमरान का दिल जैसे बैठ गया। श्याम, तू सच कह रहा है? श्याम ने धीरे से कहा, हां, मुझे माफ कर दोस्त, लेकिन भगवान पहले हैं। फोन कट गया। इमरान कुछ पल तक मोबाइल को देखता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। उसकी आवाज अब कड़क थी। हमारी दरगाह थी, दरगाह रहेगी, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। मौलवी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उसे यही जवाब चाहिए था। उसी रात दुर्जन यादव के बंगले के कमरे में हल्की रोशनी थी। दरवाजा खुला और अंदर वहीं साधु और मौलवी दाखिल हुए। साधु मुस्कुराते हुए बोला, नेताजी, काम हो गया। मौलवी ने भी कहा, दोनों के दिल में आग लग चुकी है। दुर्जन यादव कुर्सी से उठकर जोर से हंसा। वाह, यही तो चाहिए था। उसने मेज से एक बैग उठाया और उनकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, पूरे 5 लाख। दोनों ने पैसे उठाए और बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। दरवाजा बंद हुआ। दुर्जन यादव कुर्सी पर पीछे टिक गया। वो धीरे धीरे बुदबुदाया, जब दोस्त आपस में लड़ेंगे तो कस्बा 2 हिस्सों में बंट जाएगा, और बंटा हुआ कस्बा हमेशा नेता को ही जीत दिलाता है। कमरे में उसकी हंसी देर तक गूंजती रही। अगली सुबह
श्याम की कॉलोनी में अजीब सा माहौल था। गलियों में लोग छोटे छोटे झुंड बनाकर खड़े थे। किसी ने किसी से कहा, आज फैसला होगा। किसी ने जवाब दिया, इतने साल से भगवान मिट्टी में दबे हैं, अब और नहीं। थोड़ी ही देर में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। बीच में खड़ा था श्याम। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और दिल के अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी। उसने भीड़ की तरफ देखा और बोला, भाइयों, आप सब जानते हैं मैंने आपको क्यों बुलाया है। भीड़ से एक आदमी बोला, हां श्याम भाई, साधु बाबा हमारे घर भी आए थे, उन्होंने सब बताया। दूसरा आदमी गुस्से में बोला, अगर सच में हमारे भगवान राम वहां दबे हैं तो यह हम कैसे सह लें। भीड़ में से आवाजें आने लगीं, नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं। श्याम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम बस सच जानना चाहते हैं, इसलिए आज हम सब मिलकर दरगाह जाएंगे, पहले प्यार से बात करेंगे। एक आदमी ने पूछा, और अगर वो लोग ना माने। भीड़ में खड़े तीसरे आदमी ने जोर से कहा, तो हम जबरदस्ती मूर्ति निकालेंगे। भीड़ में अचानक जोश भर गया। किसी ने नारा लगाया, जय श्री राम, और पल भर में पूरी भीड़ गूंज उठी, जय श्री राम, जय श्री राम। श्याम आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदमों में हल्की सी हिचक थी। दिल के किसी कोने में एक आवाज बार बार कह रही थी, इमरान, लेकिन उसने उस आवाज को दबा दिया। उधर उसी समय मुस्लिम मोहल्ले में भी लोग इकट्ठा हो रहे थे। दरगाह के पास खड़े थे इमरान। उसके आसपास कई नौजवान और बुजुर्ग जमा थे। इमरान ने गहरी सांस ली और बोला, भाइयों, आज हमारी दरगाह पर खतरा है। एक नौजवान ने पूछा, कौन आएगा इमरान भाई। इमरान ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, श्याम और उसकी कॉलोनी के लोग। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। एक लड़का हैरान होकर बोला, श्याम, वो तो आपका दोस्त है। इमरान की आंखें कुछ पल के लिए झुक गईं, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, था, अब नहीं। पास खड़े बुजुर्ग अब्दुल चाचा आगे आए। उन्होंने प्यार से कहा, इमरान बेटा, एक बार फिर सोच लो, दोस्ती इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। इमरान ने सिर हिलाया, चाचा, सोचने का वक्त नहीं है। अगर आज हम चुप रहे तो कल दरगाह नहीं बचेगी। एक नौजवान बोला, हम सब आपके साथ हैं इमरान भाई। इमरान ने मुट्ठी कस ली। तो चलो। कुछ ही देर बाद पुरानी दरगाह के सामने दोनों तरफ से भीड़ आ चुकी थी। एक तरफ श्याम और उसकी कॉलोनी के लोग, दूसरी तरफ इमरान और मुस्लिम मोहल्ले के लोग। बीच में खड़ी थी वह पुरानी दरगाह। श्याम ने आगे बढ़कर इमरान को देखा। दोनों की आंखें मिलीं। कितनी यादें, कितनी बातें, कितनी हंसी, सब एक पल में जैसे आंखों के सामने घूम गया। लेकिन माहौल अब दोस्ती से कहीं आगे निकल चुका था। श्याम ने धीरे से कहा, इमरान, रास्ता दे दे। इमरान ने मुश्किल से अपने आंसू रोके। श्याम, यह मत कर। श्याम ने भारी आवाज में कहा, यह धर्म का मामला है। इमरान ने दरगाह की तरफ इशारा किया, और यह हमारी दरगाह है, यहां से कोई नहीं जाएगा। श्याम ने आंखें बंद कीं, फिर बोला, मुझे माफ कर, लेकिन हट जा। इमरान की आवाज अब कड़क थी, नहीं हटूंगा। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। दोनों की आंखों में गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। भीड़ पीछे से भड़काने लगी, श्याम भाई आगे बढ़ो, इमरान भाई हम साथ हैं। धीरे धीरे धक्का मुक्की शुरू हो गई। श्याम चिल्लाया, रुको, कोई धक्का मत दो। इमरान भी चिल्लाया, कोई हाथ नहीं उठाएगा। अचानक हवा में एक पत्थर उड़ा। किसने फेंका, किसी को नहीं पता, और अगले ही पल पत्थर सीधे जाकर श्याम के माथे पर लगा। खून बहने लगा। इमरान घबरा गया। श्याम, वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन पीछे से लोगों ने उसे पकड़ लिया। मत जाओ इमरान भाई। उधर श्याम जमीन पर बैठ गया। उसका साथी उसे संभालते हुए बोला, श्याम भाई, लगी तो नहीं। श्याम ने माथे पर हाथ रखा। खून उंगलियों में आ गया, लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं। माहौल फिर से गर्म होने लगा था। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे इंस्पेक्टर राठौड़। उन्होंने जोर से कहा, बस, सब पीछे हटो। भीड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। राठौड़ ने श्याम को देखा। यह खून कैसे निकला? किसी ने जवाब दिया, पत्थर लगा साहब। राठौड़ ने फिर इमरान की तरफ देखा। तुम कौन हो? इमरान ने कहा, यह हमारी दरगाह है। राठौड़ ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर सख्त आवाज में बोला, दोनों थाने चलो, अभी। थाना के कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। श्याम एक कुर्सी पर बैठा था, इमरान दूसरी कुर्सी पर। दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। इंस्पेक्टर राठौड़ मेज के पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा, अब शुरू से बताओ, क्या हुआ? श्याम ने धीरे से कहा, आज सुबह एक साधु आए थे।
उन्होंने बताया कि दरगाह के नीचे। राठौड़ ने तुरंत टोका। साधु कहां से आए थे? श्याम ने सिर हिलाया। पता नहीं। राठौड़ ने इमरान की तरफ देखा। और तुम? इमरान बोला। एक मौलवी आए थे, उन्होंने बताया कि। राठौड़ फिर बीच में बोल पड़े। मौलवी कहां से आए? इमरान ने भी वहीं जवाब दिया। पता नहीं। राठौड़ कुछ पल चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, बहुत दिलचस्प बात है। दो अजनबी, एक ही दिन, और दोनों ने अलग अलग कहानी सुनाई। श्याम चौंक गया। मतलब? राठौड़ ने कहा। मतलब अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम दोनों यहीं बैठो, कहीं मत जाना। वो बाहर निकल गए, जेब से फोन निकाला और धीरे से बोले, हां, उस साधु और मौलवी की सीसीटीवी फुटेज निकालो। और एक काम और करो, दुर्जन यादव के बंगले पर नजर रखो। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। थाने के कमरे में श्याम और इमरान अब भी बैठे थे। इमरान की नजर अचानक श्याम के माथे पर बंधी पट्टी पर पड़ी। श्याम ने भी सिर झुका रखा था। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं, लेकिन अगले ही पल दोनों ने मुंह फेर लिया। रात गहरी हो चुकी थी। थाने की घड़ी में 2 बज रहे थे। कमरे में पीली सी ट्यूबलाइट जल रही थी और छत का पुराना पंखा घुर्र घुर्र की आवाज करते हुए घूम रहा था। एक बेंच पर श्याम बैठा था, दूसरी बेंच पर इमरान। दोनों के बीच कुछ ही कदमों का फासला था, लेकिन दिलों के बीच जैसे एक दीवार खड़ी हो गई थी। कुछ देर बाद इमरान धीरे से उठा। वो कोने में रखे मटके के पास गया, गिलास में पानी भरा, फिर एक पल के लिए रुक गया। उसने बिना श्याम की तरफ देखे पूछा, पानी पिएगा? श्याम ने हल्का सा सिर उठाया, फिर एक पल बाद बोला, नहीं। इमरान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वापस आकर अपनी जगह बैठ गया। इमरान ने नजरें झुकाकर पूछा, पत्थर जोर से लगा था, दर्द तो नहीं हो रहा? श्याम ने जवाब दिया, माथा अभी भी दर्द कर रहा है। कमरा फिर से खामोश हो गया। तभी दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर राठौड़ अंदर आए। उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। उन्होंने मेज पर फाइल पटकी और कहा, दोनों ध्यान से सुनो। श्याम और इमरान सीधे होकर बैठ गए। राठौड़ ने फाइल खोली। वो साधु जो तुम्हारे घर आया था, श्याम। श्याम ने तुरंत सिर उठाया। राठौड़ बोले, उसका असली नाम साधु नहीं है, उसका नाम रमेश है, और वो पहले भी 2 बार जेल जा चुका है, धोखाधड़ी के केस में। श्याम के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? राठौड़ ने फिर इमरान की तरफ देखा। और वो मौलवी जो तुम्हारी दुकान पर आया था, उसका नाम करीम नहीं है, असली नाम सलामत है, वो भी 3 बार पकड़ा जा चुका है। इमरान खड़ा हो गया। मतलब? राठौड़ ने कुर्सी पर टिकते हुए कहा, मतलब साफ है, दोनों किराए के आदमी थे, किसी ने उन्हें भेजा था तुम दोनों को आपस में भड़काने के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। श्याम और इमरान एक दूसरे को देखने लगे। श्याम की आवाज कांप गई, किसने भेजा? राठौड़ ने फाइल में से एक फोटो निकाली और मेज पर रख दी। ये देखो। दोनों आगे झुके। फोटो में साफ दिख रहा था, वही साधु, वही मौलवी, और पीछे दुर्जन यादव का बंगला। श्याम का मुंह खुला रह गया। इमरान की मुट्ठी कस गई। राठौड़ बोले, कल रात की सीसीटीवी फुटेज है, दोनों उसके बंगले से निकल रहे थे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर राठौड़ ने कहा, और हां, उस साधु के पास से 5 लाख रुपए भी मिले हैं, दुर्जन यादव के दिए हुए। श्याम ने धीरे से अपने माथे को छुआ, जहां पट्टी बंधी थी। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, इमरान। इमरान ने उसकी तरफ देखा। श्याम की आवाज कांप रही थी। मैंने तुझ पर शक किया, तुझे दुश्मन समझ लिया। उसकी आवाज रुक गई। इमरान की आंखें भी भीग चुकी थीं। वो धीरे से बोला, और मैंने भी। दोनों फिर चुप हो गए। इंस्पेक्टर राठौड़ दरवाजे की तरफ बढ़े, फिर रुककर बोले, एक बात बताऊं? दोनों ने उनकी तरफ देखा। राठौड़ ने धीमी आवाज में कहा, पिछले 20 साल में मैंने सैकड़ों दंगे देखे हैं। हर दंगे के पीछे एक दुर्जन यादव होता है, और हर दंगे में 2 लोग होते हैं, एक श्याम और एक इमरान, जो बाद में बैठकर पछताते हैं। इतना कहकर वो बाहर चले गए। कमरे में फिर वही खामोशी रह गई। कुछ देर बाद इमरान उठा, मटके से पानी भरा और इस बार गिलास श्याम के सामने रख दिया। पी। श्याम ने गिलास को देखा, फिर इमरान को देखा। माफ कर मुझे। इमरान धीरे से बैठ गया। माफी तो मुझे भी मांगनी है। श्याम बोला, वो साधु, उसने मेरी मां के सामने सब कहा। मां रोने लगी थी। इमरान ने बीच में ही रोक दिया। रहने दे, मैं समझता हूं। श्याम ने सिर हिलाया।
नहीं, रहने देने वाली बात नहीं है। तू मेरा यार है और मैं तुझ पर हाथ उठाने वाला था। इमरान की आंख से आंसू गिर गया और मैं भी। दोनों चुप हो गए। बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक श्याम का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। मां का फोन है। इमरान बोला, उठा ले। श्याम ने फोन लगाया। हां मां। उधर से कमला की रोती हुई आवाज आई। बेटा, वो साधु, वो तो निकला धोखेबाज। श्याम ने धीरे से कहा, मां, मुझे सब पता चल गया। कमला बोली, बेटा, इमरान से कहना मेरी तरफ से भी माफी मांग लेना। श्याम की आंखें भर आईं। उसने फोन इमरान की तरफ बढ़ाया। मां कह रही हैं, माफी मांगो। इमरान ने फोन लिया। चाची, आप माफी मत मांगिए, आप तो मेरी भी मां हैं। फोन के उस पार कमला की सिसकी सुनाई दी। दोनों दोस्तों के बीच की दूरी जैसे धीरे धीरे पिघलने लगी। लेकिन तभी बाहर से इंस्पेक्टर राठौड़ की तेज आवाज आई। श्याम, इमरान। दोनों बाहर की तरफ देखने लगे। राठौड़ दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कहा, दुर्जन यादव के आदमी थाने के बाहर जमा हो रहे हैं। तुम दोनों को निकालने आए हैं। श्याम और इमरान ने एक दूसरे को देखा। श्याम धीरे से खड़ा हुआ। मतलब अभी भी खेल खेलना चाहता है। इमरान भी उठ खड़ा हुआ। तो हम भी तैयार हैं। राठौड़ ने हाथ उठाया। बैठो दोनों, ये मेरा काम है। श्याम ने सिर हिलाया। नहीं राठौड़ साहब, इस बार हम दोनों साथ हैं, और जब हम दोनों साथ हैं तो दुर्जन यादव का कोई आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंस्पेक्टर राठौड़ ने दोनों को कुछ पल तक देखा। फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन मेरे पीछे रहना। तीनों दरवाजे की तरफ बढ़े। रात गहरी थी। सड़क लगभग सुनसान थी, लेकिन थाने के सामने माहौल गर्म था। करीब 15-20 आदमी खड़े थे। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा। सबकी नजरें थाने के दरवाजे पर थीं। तभी दरवाजा खुला। सबसे पहले इंस्पेक्टर राठौड़ बाहर आए। उनके पीछे श्याम और इमरान खड़े थे। भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा। राठौड़ साहब, इन दोनों को छोड़ दीजिए, नेताजी का हुक्म है। राठौड़ ने बिना गुस्से के बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा, नेताजी का हुक्म और मेरा थाना दोनों अलग चीजें हैं। आदमी ने थोड़ा नरम होकर कहा, साहब, समझदारी में भलाई है। राठौड़ एक कदम आगे बढ़े। और नासमझी में क्या होता है यह भी तुम्हें पता ही होगा। तभी पीछे से 2 पुलिस वाले और आकर खड़े हो गए। भीड़ थोड़ा पीछे खिसक गई। भीड़ में से दूसरा आदमी बोला, राठौड़ साहब, नेताजी खुश होंगे तो आपका भी फायदा होगा। राठौड़ हल्का सा मुस्कुराए, और अगर नेताजी नाखुश हो गए तो मेरा तबादला हो जाएगा। हो जाए, लेकिन मेरी वर्दी नहीं बिकेगी। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। तभी श्याम अचानक आगे आया। उसकी आवाज ऊंची थी, भाइयों, आप सब यहां क्यों आए हो? भीड़ में से आवाज आई, तुम्हें छुड़ाने आए हैं श्याम भाई। श्याम ने सीधा सवाल किया, किसने भेजा तुम्हें? आदमी बोला, दुर्जन यादव नेताजी ने। श्याम ने एक पल चुप रहकर कहा, और क्यों भेजा? आदमी चुप हो गया। श्याम की आवाज और तेज हो गई, बताओ क्यों भेजा? फिर उसने खुद ही जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं और इमरान अंदर रहे तो सच बाहर आ जाएगा। भीड़ में हलचल हुई, और अगर सच बाहर आया तो दुर्जन यादव का खेल खत्म। अब इमरान भी आगे आ गया। उसकी आवाज भारी थी, भाइयों, जो साधु श्याम के घर गया था वो साधु नहीं था। क्या मतलब? इमरान बोला, वो किराए का आदमी था, दुर्जन यादव का भेजा हुआ। भीड़ और चौंक गई। इमरान ने आगे कहा, और जो मौलवी मेरी दुकान पर आया था वो भी उसी का आदमी था। हमें दोनों को लड़ाने के लिए भेजा गया था। भीड़ में से एक आदमी आगे आया, श्याम भाई, ये सच है? श्याम ने सिर हिलाया। इंस्पेक्टर साहब के पास सीसीटीवी फुटेज है दुर्जन यादव के बंगले की, जिसमें वो दोनों उसके घर से निकलते दिखाई दे रहे हैं। भीड़ में खामोशी छा गई। एक आदमी घबराकर बोला, ये झूठ है। इमरान ने शांत आवाज में कहा, नहीं भाई, झूठ नहीं है। फिर उसने श्याम की तरफ देखा, हम दोनों उसके शिकार बन गए। हम जो बचपन से साथ थे, एक ही रात में दुश्मन बन गए। अब पूरा माहौल बदल चुका था। श्याम ने धीरे से कहा, सोचो भाइयों, हम यहां लड़ने आए थे और वो अपने बंगले में बैठकर हंस रहा होगा। भीड़ में से एक आदमी बोला, हमें पता नहीं था श्याम भाई। दूसरा बोला, हमें माफ कर दो। धीरे धीरे एक एक करके सबने अपनी लाठियां जमीन पर रख दी। माहौल शांत हो गया। इंस्पेक्टर राठौड़ ये सब देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यही असली ताकत है, सच की ताकत। उसी वक्त दुर्जन यादव अपने कमरे में टहल रहा था। उसके हाथ में फोन था।
क्या हुआ? दोनों थाने से निकले या नहीं? फोन के उस पार से आवाज आई। नेताजी, भीड़ बिखर गई। दुर्जन यादव रुक गया। क्या? श्याम और इमरान ने सब बता दिया? सीसीटीवी फुटेज भी है इंस्पेक्टर राठौड़ के पास। दुर्जन यादव के हाथ से फोन गिर गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो बड़बड़ाया, ये कैसे हो गया? ये दोनों तो टूट गए थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? दरवाजा खुला। बाहर इंस्पेक्टर राठौड़ खड़े थे। दुर्जन यादव जी, थोड़ी बात करनी थी। दुर्जन यादव घबरा गया। राठौड़ साहब, आप इस वक्त? राठौड़ अंदर आए और आराम से कुर्सी पर बैठ गए। हां, क्योंकि कुछ काम रात को ही अच्छे होते हैं। उन्होंने मेज पर एक फाइल रख दी। ये सीसीटीवी फुटेज है। ये रमेश और सलामत के बयान हैं। और ये उन 5 लाख रुपयों का हिसाब जो आपके बंगले से निकले। दुर्जन यादव का चेहरा सफेद पड़ गया। राठौड़ साहब, सुनिए, मैं। राठौड़ ने हाथ उठाकर रोक दिया। अब बोलने की बारी मेरी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राठौड़ धीरे से बोले, 20 साल से देख रहा हूं। हर चुनाव में एक नया दंगा, एक नई नफरत, और हर बार कोई श्याम और इमरान बर्बाद होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दुर्जन यादव ने धीरे से पूछा, कितना चाहिए आपको? राठौड़ खड़े हो गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको बहुत कुछ देना होगा। वो दरवाजे तक गए, फिर पीछे मुड़कर बोले, कल सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर हो जाना, वरना मैं लेने आऊंगा। राठौड़ बाहर चले गए। कमरे में दुर्जन यादव अकेला रह गया। पहली बार उसे सच में डर लगा। अगली सुबह रामू की चाय की दुकान पर श्याम और इमरान चुपचाप बैठे थे। 2 कुल्हड़ चाय उनके सामने रखी थी। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अरे चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। श्याम ने कुल्हड़ उठाया, एक घूंट लिया। इमरान ने भी चाय उठाई। दोनों ने एक साथ घूंट लिया। फिर इमरान बोला, एक बात पूछूं? श्याम बोला, पूछ। इमरान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जब उस साधु ने बोला था तब तू सच में मान गया था? श्याम थोड़ा रुक गया, फिर हां, मान गया था। इमरान ने पूछा, क्यों? श्याम कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, डर था, कहीं सच में तू मेरा दुश्मन निकल जाए। इमरान हंस पड़ा, मैं भी डर गया था। श्याम मुस्कुराया, नहीं भाई, तू तो मेरा दोस्त है। दोनों एक साथ हंस पड़े। श्याम बोला, बेवकूफ। इमरान बोला, दोनों बेवकूफ। रामू यह सब देख रहा था। उसकी आंखें हल्की सी भीग गईं। वह मुस्कुराया, और चाय लाऊं? श्याम और इमरान ने एक साथ कहा, हां। अगली सुबह कस्बे का बड़ा चौराहा आज कुछ अलग लग रहा था। चारों तरफ लोग खड़े थे। चौराहे के बीच श्याम और इमरान साथ खड़े थे। उनकी कॉलोनी के लोग भी आ गए थे। तभी भीड़ में से अब्दुल चाचा अपनी लाठी टेकते हुए आगे आए। उन्होंने इमरान को देखा और धीमे से बोले, बेटा, जो कल रात हुआ उसका शक मुझे पहले ही हो गया था। इमरान ने हैरानी से पूछा, चाचा, अगर शक था तो बताया क्यों नहीं? अब्दुल चाचा, बताया था बेटा, लेकिन उस वक्त तुम्हारे कान में गुस्सा भरा हुआ था। मेरी आवाज कहां सुनाई देती? इमरान की नजरें झुक गईं। भीड़ में खड़े रमेश आगे आए। उन्होंने श्याम के कंधे पर हाथ रखा। श्याम भाई, हम भी बहक गए थे, भीड़ के साथ बह गए। श्याम ने गहरी सांस ली और बोला, रमेश भाई, गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन असली बात यह है कि वक्त रहते संभल जाए। रमेश ने पूछा, अब क्या होगा श्याम भाई? श्याम ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, अब वही होगा जो पहले होना चाहिए था। सच सामने आएगा। तभी दूर से एक काली गाड़ी आकर चौराहे पर रुकी। दरवाजा खुला। गाड़ी से उतरा दुर्जन यादव। साथ में 2 वकील भी थे। कल तक जो आदमी मंच पर खड़े होकर भाषण देता था, आज उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने चारों तरफ देखा और झुंझलाकर बोला, यह सब तमाशा क्या है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? पीछे से एक आवाज आई, क्योंकि लोग सच्चाई देखना चाहते हैं। सबने मुड़कर देखा। इंस्पेक्टर राठौड़ खड़े थे। उनके पीछे श्याम और इमरान। दुर्जन यादव थोड़ा घबरा गया। उसने धीरे से कहा, श्याम, इमरान, मेरी बात सुनो। श्याम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नेताजी, आपकी बातें बहुत सुन ली हमने। 5 साल तक सुनी, वादे सुने, भाषण सुने और झूठ भी सुने। दुर्जन यादव बोला, बेटा, राजनीति में यह सब चलता है। इमरान एक कदम आगे आया। हां नेताजी, राजनीति में बहुत कुछ चलता है, लेकिन 2 दोस्तों को दुश्मन बना देना यह राजनीति नहीं, जुर्म है। फिर दूसरी तरफ से भी आवाज आई, सही कहा। दुर्जन यादव बौखला गया। लोगों,
मैं तो तुम्हारा भला चाहता था, हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी। भीड़ में से आवाज आई, झूठ। दुर्जन यादव फिर बोलने लगा, मेरी बात सुनो। तभी श्याम ने ऊंची आवाज में कहा, नेताजी, आपने हमें धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक बात भूल गए, हम दोनों एक ही कस्बे की मिट्टी से पैदा हुए हैं। तभी इमरान ने कहा, और जब मिट्टी एक हो तो चाहे कोई भी बीज बो दो, नफरत उगती ही नहीं। दुर्जन यादव के माथे पर पसीना चमकने लगा। इंस्पेक्टर राठौड़ आगे आए। उन्होंने फाइल खोली और बोले, दुर्जन यादव, आपके खिलाफ आरोप हैं। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, चलिए हमारे साथ। दुर्जन यादव पीछे हट गया। राठौड़ साहब, मेरी पार्टी है, मेरे कनेक्शन हैं, आपका करियर। राठौड़ ने बीच में ही रोक दिया, मेरा करियर मेरी वर्दी है, और वर्दी किसी के हाथ नहीं बिकती। उन्होंने दुर्जन यादव का हाथ पकड़ लिया। भीड़ चुपचाप देखती रही। कुछ मिनट बाद गाड़ी चली गई। दरगाह के बाहर हल्की हवा चल रही थी। सूरज ढल रहा था। श्याम और इमरान साथ खड़े थे। इमरान दरगाह को देखते हुए बोला, जानता है श्याम, मेरे बाबा बताते थे, पहले यहां हिंदू भी आते थे मन्नत मांगने। श्याम हल्का मुस्कुराया, और मंदिर में मेरी मां बताती थीं, मुस्लिम औरतें भी आती थीं बच्चों के लिए दुआ मांगने। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर इमरान बोला, श्याम, कल जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। श्याम ने सिर हिलाया, नहीं होगा। इमरान बोला, लेकिन अगला दुर्जन यादव भी आएगा, कोई और साधु, कोई और मौलवी। श्याम मुस्कुराया, आने दे, इस बार हम तैयार हैं। इमरान हंस पड़ा, तैयार कैसे? श्याम बोला, क्योंकि अब हमें समझ आ गया है, जब कोई हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काए तो समझ लो कोई तीसरा फायदा उठा रहा है। इमरान हंसते हुए बोला, इतना समझदार कब हो गया? श्याम ने मजाक में कहा, रात भर थाने में बैठने से। दोनों हंस पड़े।